हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स डिस्कस किया था और अभी तक हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस किया उससे आप इतनी बात तो समझ गए हो कि लाइट समटाइम्स बिहेव लाइक पार्टिकल, समटाइम्स बिहेव लाइक वेव। कब कैसे बिहेव करता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन सेड दैट when light is absorbed or emitted, then it behave like a particle, and when it propagate, then it behave like a wave. That means अगर आप किसी भी ऐसे फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हो जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, दैट मीन्स आपको पार्टिकल नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे फिनोमेना का डिस्कशन कर रहे हो जिसमें लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है, तो उस फिनोमेना में लाइट का वेव नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। ये बात अब एक्सेप्ट हो चुकी है कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट बिहेव लाइक वेव, समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, डी ब्रोगली करके साइंटिस्ट था, उसने आर्गुमेंट दिया यूनिवर्स इज मेड अप विथ टू थिंग्स, रेडिएशन एंड मैटर, एंड नेचर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नेचर है वो कभी पार्शियल नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक होता है। दैट मीन्स अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन को पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर है, दैट मीन्स पार्टिकल को भी वेव नेचर होना चाहिए, पार्टिकल को भी वेव नेचर होना चाहिए। ऐसा आर्गुमेंट डी ब्रोगली ने दिया। डी ब्रोगली ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। वो स्टेटमेंट क्या था? एवरी स्मॉल moving particle behave like wave, behave like wave. The statement is known as a de Broglie's hypothesis. क्यों ऐसे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहा जाता है? क्योंकि डी ब्रोगली ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है, केवल अपनी जो आर्ग्यूमेंट थी उस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर उसने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसको बाद में डेविसन गर्बर ने प्रैक्टिकली प्रूफ दिया। इसका प्रूफ भी मिल चुका है, बट वो बाद में मिला। किकुची करके साइंटिस्ट था, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें भी इसका प्रूफ मिल चुका है, पर फर्स्ट प्रूफ जो है प्रैक्टिकल प्रूफ वो डेविसन गर्बर ने दिया। तो डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दिया और उसके बाद वो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc upon lambda, hf, that is hc by lambda, and from theory of relativity it is a mc square. That means here c and c cancel out, so lambda equals to h upon mc, which is p, m into c, that is mass into velocity of light, which is a momentum. He said that it is a momentum of photon, momentum of photon, photon that means particle of light, उसका momentum है। Instead of momentum of photon, if we use momentum of moving particle, then lambda it is a h upon mv, where mv is a momentum of a particle. Replace photon, momentum of photon by momentum of particle. H by mv, this formula is known as a de Broglie's wavelength. It is known as de Broglie's wavelength. That means he said that every moving small particle behave like wave and its wavelength is determined using this formula h by mv. दैट मीन्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो कौन से वेव होंगे? वो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, कौन से वेव्स होंगे? फ्रेंड्स, आप जानते हो टोटल 4 टाइप्स के वेव होते हैं, जिसमें से 2 टाइप के बारे में आप डिस्कशन कर चुके हो। वन इज अ ट्रांसवर्स वेव, सेकंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड दिस थर्ड वेव इज नोन एज अ मैटर वेव, व्हिच इज गिवन बाय डी ब्रोगली. De Broglie said that every small moving particle behave like wave, and this wave is known as a matter wave, and fourth wave is a gravitational wave, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कवर हुआ है। तो ये 4 टाइप्स के वेव होते हैं। क्या मैटर वेव लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स जैसा होता है? नो,
वो उससे डिफरेंट होता है। कैसा होता है? जब पार्टिकल मूव होते हैं तब वो वेव नेचर शो करते हैं, और उस वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं, जिसका इमेजिनेशन हम डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। अब ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने देखा। क्या आपको यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, दिस वेवलेंथ इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो आप आंसर क्या दोगे, यस और नो? यस, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। How it depend on temperature? According to our previous knowledge, we know that energy of a particle, gaseous particle, is given by 3/2 kBT. Gaseous state में आपने ये पढ़ा था, where kB is a Boltzmann constant and T is a absolute temperature, that means Kelvin scale temperature. And we know that energy is given by P square by 2M. Kinetic energy, it is a p square, momentum square upon 2m. So here p square equals to, it equal to 3m kBT. That means p, that is a m into v, which is a under root 3m kBT. So de Broglie's wavelength also written as lambda equals to h upon mv, and this mv is replaced by under root 3m kBT. That means with the help of this formula we can say that de Broglie's wavelength is inversely proportional to root of absolute temperature. As temperature increases, de Broglie's wavelength decreases. इससे आप क्लियरली ये कह सकते हो, क्या डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? यस, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। अगर हम मान लो कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करना, दैट मींस उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके प्रोवाइड की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से एक्सेलरेट कर सकते हैं। दैट मींस वी प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी व्हिच कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q into V. Here instead of V use phi, that is charge into potential. Potential generally V से डिनोट होता है, पर यहाँ phi से डिनोट कर रहे हैं। And kinetic energy is a p square upon 2m. So again from this formula we can say that p equals to under root 2m q phi. And from this again we write de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength, which is the lambda equals to h upon mv, and mv is replaced by under root 2m q phi. So lambda is inversely proportional to root of phi, where phi is the potential. So here we can say that de Broglie's wavelength depend on potential, depend on temperature. आप इसमें m q h is a Planck constant, इन सब का वैल्यू पुट करके लैम्ब्डा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। किसी बुक में आपको लैम्ब्डा जो है वो 12.27 अपॉन अंडर रूट 5 भी दिया होगा, उसमें उन्होंने क्या किया है, ये सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया है, पर हमें वो जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम थियोरेटिकली ये डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, और उसका वेवलेंथ हम ये फार्मूला या ये फार्मूला, तीन में से किसी भी एक फार्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कशन डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट में करेंगे। टुडे वी डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज अ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लो और नोट्स आपको खुद बनानी है। अब हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। Okay, now we discuss Heisenberg uncertainty principle.
सिंपल सी बात कर रहे हैं, सपोज आपको ऐसा कहा जाए कि आप बहुत अच्छे से वेल ट्रेन्ड शार्प शूटर हो और आपको एक अच्छी राइफल दे दी है, आपके सामने एक एनिमी का प्लेन जा रहा है और आपको उसमें ब्लास्ट करना है विद द हेल्प ऑफ राइफल, क्या आप कर सकते हो? इसका आंसर आप क्या दोगे? यस। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम उसे एम करके राइफल को सेट करेंगे और इस वे से सेट करेंगे कि प्लेन अगर यहाँ है तो राइफल थोड़ा सा आगे सेट करेंगे और फिर फायर करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी बुलेट जब उस प्लेस पे पहुंचेगी जिस प्लेस पे प्लेन आने वाला है और दोनों एक ही मोमेंट पे आएंगे और हम ब्लास्ट कर पाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया? सिंपल सी बात, मैंने आपको प्लेन का मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ डिसाइड करने का एक टास्क दिया और आप इमेजिन करोगे तो आप ये आंसर यस में ही दोगे कि अगर आप वेल ट्रेन्ड शार्प शूटर हो तो आप पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ प्लेन का डिसाइड करके उसमें ब्लास्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात करें तो बड़े पार्टिकल, बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसका पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं, बट अगर स्मॉल पार्टिकल का मेजर करना हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको दूसरी एक एग्जांपल लेके बात करें कि जैसे आपने देखा होगा तो क्रिकेट मैच में जब वो कमेंट्री चलती रहती है तब वो कमेंटेटर जो है वो ऐसी कमेंट्री करता है कि बॉल जो है वो इतनी स्पीड से टुवर्ड्स द बैट्समैन जा रहा है, बैट्समैन ने इतनी स्पीड से उसे बैट से कोलाइड करवाया या उसका 6 लगा या 4 लगा, जो भी वो कमेंट्री करते रहते हैं उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये बॉल की स्पीड उसको कैसे पता चलती है? बॉल की स्पीड चेक करने के लिए आप में से कई सारे बच्चे ऐसा आंसर देंगे, सर सेंसर से पता चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंसर? सेंसर दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव को वो बॉल के साथ वो बॉल के पास भेजते हैं, बॉल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, फिर वो लाइट वेव वापस आते हैं और सेंसर उसमें टाइम लेग डिसाइड करता है कि कितने टाइम के बाद वो वापस आ रहे हैं और उसका कैलकुलेशन करके बॉल कितनी स्पीड से टुवर्ड्स द बैट्समैन जा रहा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, कि अगर बॉल का पोजीशन डिसाइड करने के लिए हम रेडिएशन का यूज करते हैं तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि वही रेडिएशन का यूज करके हम किसी पार्टिकल का पोजीशन मेजर करें। सपोज ये एक स्मॉल पार्टिकल है और ये स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन डिसाइड करने के लिए यहां से हम इस पर रेडिएशन जाने देते हैं। ये रेडिएशन जो है वो ये इस पार्टिकल पर जा रहे हैं, तो इस पार्टिकल पर ये रेडिएशन यहां से हमने जाने दिए इस पॉइंट से। अब आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये रेडिएशन इसके साथ कोलाइड होगा वो रिटर्न होगा, रिटर्न होके वापस यहाँ आएगा, तो हमें ये लगेगा कि ये पार्टिकल जो है इसकी स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पे होगा, बट एक्चुअली देखें तो वो यहाँ पे है, तो इसके मेजर पोजीशन का मेजरमेंट है उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस कितना होता है? तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो प्लस और माइनस लैम्बडा जितना डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो कि इसके वेव नेचर के कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ से वो निकल रहा है, यहाँ कोलाइड हो रहा है, यहाँ की जगह यहाँ भी कोलाइड हो सकता है। वो अगर मान लो कि पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ भी कोलाइड हो सकता है इस पॉइंट पे भी, तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा या कितना एरर आएगा? तो पोजीशन के मेजरमेंट में मैक्सिमम प्लस और माइनस लैम्बडा जितना एरर आ सकता है। अगर ये एरर कम करना हो तो क्या करें? एरर कम करना हो तो h/mv हम जानते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। दैट मींस अगर हमें लैम्बडा डिक्रीज करना हो तो हमें mv इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मींस हमें हाई एनर्जेटिक फोटोन यहां से पार्टिकल का पोजीशन डिसाइड करने के लिए भेजना पड़ेगा। दैट मींस इस ऐसा केस होगा जिसमें हमने लैम्बडा बहुत कम कर दिया है, हाई एनर्जेटिक फोटोन इसके साथ कोलाइड हो रहा है। बट आप जानते हो कि हाई एनर्जेटिक फोटोन जब किसी भी पार्टिकल के साथ कोलाइड होगा तब ये पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पोजीशन हमें एक्यूरेट मिलेगी, बट मोमेंटम, हाई एनर्जेटिक फोटोन अगर उसके साथ हाई मोमेंटम वाला फोटोन कोलाइड हो रहा है तो पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात करें तो आपने पोजीशन को एक्यूरेट करना चाहा,
तो मोमेंटम अनएक्यूरेट हो गया। That means accuracy in position tends to 0, then accuracy in momentum tends to infinite. अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेट करना चाहोगे तो पोजीशन का एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाएगा, पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। सिंपल सी बात करें तो हम ये कह सकते हैं किसी एक प्रैक्टिकल से स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं मिलता है। और वो इनएक्यूरेसी कितनी होती है, वो एरर कितनी होती है, वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है, उसका मेजरमेंट हाइजेनबर्ग ने दिया। हाइजेनबर्ग सेड दैट product of uncertainty in position and momentum is approx h cut. Product of uncertainty in position and momentum is approx h cut, where h cut is h upon 2 pi. This principle is known as the Heisenberg uncertainty principle. That means इतना डिस्कशन करने के बाद हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा कि अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम अगर आपको मेजर करना हो और आप ये चाहते हो कि उसमें मिनिमम एरर आए, मिनिमम अनसर्टेनिटी आए, तो क्या करना चाहिए? तो आपको वो पार्टिकल का पोजीशन डिसाइड करने के लिए उसको वेव पैकेट के यूज से मेजर करना चाहिए। वन न्यू वर्ड, वेव पैकेट। What do you mean by wave packet? Wave packet, that means the bundle of wave with different frequency and different wavelength and different amplitude. अगर different amplitude, different wavelength, different frequency वाले waves को सुपरपोज किया जाए तो उसका रिजल्टेंट वेव हमें कुछ ऐसा मिलता है। और ऐसे वेव को अगर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए भेजते हैं तो वो पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि इसका रेंज बहुत ज्यादा है। दैट मींस अगर हम ऐसे वेव पैकेट का यूज करते हैं पार्टिकल का पोजीशन डिसाइड करने के लिए तो पोजीशन मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। सो वी यूज वेव पैकेट टू डिसाइड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। तो इस तरह से हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस दोनों ही डिस्कस किया। दोनों के नोट्स बना के आप मुझे सेंड कर दोगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेविशन गर्मर एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।